गुड इवनिंग दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर के साथ। दोस्तों, आज वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले बता दूं कि अपन इस लेक्चर में जो G7 कंट्रीज है उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही एलोरा और जो अजंता की गुफाएं हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G7 देशों ने अपने बाजार में से किस देश के हीरो की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो बताइए कौन सा देश है जिस पर हीरो की बिक्री पर जो G7 कंट्रीज है उन्होंने रोक लगा दी है। तो दोस्तों, हाल ही में जो रूस और यूक्रेन जो युद्ध है वो बहुत दिनों से चला आ रहा है। उसी के खिलाफ जो G7 कंट्रीज है, जो विकसित देश हैं, G7 देश, इन्होंने रूस के खिलाफ जो हीरो की बिक्री की जाती है अपने बाजारों में उस पर रोक लगा दी है। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं G7 कंट्रीज के बारे में कि G7 ग्रुप है आखिरकार ये है क्या। तो दोस्तों, जो G7 ग्रुप है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1975 में इसे इस्टाब्लिश किया गया था। दोस्तों, यह वैश्विक आर्थिक शासन पर काम करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और जो एनर्जी पॉलिसी होती है, जैसे सामान्य जो मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करता है और उन पर वार्षिक बैठकों का आयोजन करता है। ठीक है। क्या करता है ये? इंटरनेशनल लेवल पर जो सुरक्षा, इंटरनेशनल पॉलिसी, जो ऊर्जा नीति होती है उनके बारे में, और जो इकोनॉमिक गवर्नेंस होती है उनके बारे में ये चर्चा करता है, और उसकी बैठक होती है वो वार्षिक आधार पर ब्लॉक स्तर पर की जाती है। दोस्तों, G7 में जो सदस्य कंट्रीज आती हैं उसमें फ्रांस, जर्मन, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। गाइस, पहले क्या था कि जो G7 कंट्रीज थे, इस ग्रुप को, जो G7 ग्रुप है इसे G8 के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब 2014 में रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया तो G7 जो G8 देश थे उन्होंने रूस को इससे बाहर कर दिया। इसके बाद इसमें 7 देश बच गए और इस ग्रुप का नाम G7 पड़ गया। तो बताइए G7 ग्रुप में कौन कौन से देश हैं? इसमें अपना यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और जापान। दोस्तों, जो G7 कंट्रीज है वो G20 के सदस्य भी हैं। तो आप बताइए भारत G7 का सदस्य है या नहीं है? दोस्तों, अभी अपन ने चर्चा की इसके जो जापान, अमेरिका, इटली, फ्रांस, कनाडा, यूके है वो सदस्य देश है, भारत नहीं है। भारत है वो G20 का सदस्य देश है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि जो G7 है इसका कोई औपचारिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, नियम कानून जो संविधान है इसका वो नहीं है। साथ ही इसका कोई निश्चित हेडक्वार्टर भी नहीं है। ठीक है। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। दोस्तों, जो G7 के जो वार्षिक सम्मेलन होते हैं वार्षिक आधार पर, इनमें जो नेताओं द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, गैर बाध्यकारी है। ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्या G7 के जो निर्णय होते हैं जो बैठक में लिए जाते हैं वो क्या बाध्यकारी होते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, ये गैर बाध्यकारी होते हैं, नॉन बाइंडिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आया मिड टेक्नोलॉजी ट्रैप का संबंध किस देश से? दोस्तों, हाल ही में जो मिड टेक्नोलॉजी ट्रैप है वो सुर्खियों में था। ये किस देश से लेकर सुर्खियों में था बताइए? यूएसए, भारत, चीन या रूस में से कौन सा देश है जिसको लेकर ये हाल ही में सुर्खियों में था? दोस्तों, इसका आंसर है चीन। चीन को लेकर ये हाल ही में सुर्खियों में था। दोस्तों, इसकी परिभाषा के बारे में बात करें कि जो मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप है ये क्या होता है, तो दोस्तों यह एक ऐसा परिदृश्य होता है जिसमें विकासशील देश होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पहले जो कम लागत के जो लाभ के कारण आउटसोर्सिंग से लाभान्वित होते हैं, और जब इन्हें दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता का सामना करना पड़ता है क्योंकि मुख्य प्रौद्योगिकी पर आधिपत्य विकसित राष्ट्रों का होता है।
अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो विकसित देश है वो पहले क्या करते हैं, कम लागत के जो लाभ होते हैं, आउटसोर्सिंग होते हैं, उनसे लाभान्वित होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक जो प्रोसेस है इकोनॉमिकली, ये इसमें स्थिरता बनी रहती है और जो टेक्नोलॉजी है उस पर विकसित देशों का आधिपत्य होता है। इसमें चुनौती क्या है उसके बारे में बात करें तो इन देशों को चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो विकासशील देश है इनको, क्योंकि इनके पास जो मूल प्रौद्योगिकी है उस पर पहुंच नहीं होती है, इनके पास जो मूल टेक्नोलॉजी होती है वो नहीं होती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है वो आयात, नकद और ट्रैकिंग द्वारा ये अपना काम चलाते हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी की या तो आयात करते हैं जो विकासशील देश है, या फिर उसकी नकल कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर उसकी ट्रैकिंग करके अपना काम चला लेते हैं। चीन के साथ चुनौती की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी ट्रैप के बीच फंसने के कारण चीनी निर्माताओं को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में बहुत ही मुश्किल आएगी। इसके समाधान की बात करें तो जो इससे चुनौती आ गई उससे निपटने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, जो वैज्ञानिक नवाचार है, साइंसी इनोवेशन है, उस पर ध्यान देना होगा। साथ ही कुशल मानव संसाधन है, स्किल्ड जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो बताइए इनमें से कौन सी डेट है? 12 जनवरी, 12 दिसंबर, 10 दिसंबर या 10 जनवरी में से कौन सी डेट है जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस है वो मनाया जाता है? दोस्तों अपनी जो 12 दिसंबर है, 12 दिसंबर को यह डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे के बारे में अपन बात करें तो ये प्रतिवर्ष है वो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। जो इसमें जो वैश्विक स्तर के जो देश हैं वो आपस में तटस्थता को बनाए रखने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, और ये दिन है वो अपना जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन है, उसके द्वारा नामित एक दिवस है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता की अवधारणा का तात्पर्य होता है एक राज्य को अन्य राज्यों के बीच युद्ध में भाग लेने से रोकना तथा जुझारू लोगों के प्रति जो निष्पक्षता का रवैया है उसे बनाए रखना, और जुझारू लोगों द्वारा इस परहेज और निष्पक्षता को मान्यता देना। ठीक है, ये इसकी प्रमुख आवश्यकता है, इसलिए इसको मनाया जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि एक देश है वो दूसरे देश के जो युद्ध होता है उनके ऊपर भाग लेने से रोक लगाएगा। दोस्तों इस दिन को आधिकारिक तौर पर 2017 में जो अपना यूनाइटेड नेशन असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, के प्रस्ताव द्वारा घोषित किया गया है। अर्थात ये दिवस है वो 2017 से 12 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए जो अजंता एलोरा जो फिल्म महोत्सव है उसमें जो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे दिया गया है? इन जो यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, गुलजार, जावेद अख्तर, प्रसून जोशी, इनमें से किसको यह अवार्ड दिया गया है? दोस्तों यह अवार्ड है वो जायद अख्तर को दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलोरा और जो अजंता फिल्म महोत्सव है, यहाँ पर एलोरा और अजंता की गुफाएं दे रखी है, उनके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं हैं वो भारत का जो पश्चिमी घाट है वहां पर एक पर्वतमाला है, सह्याद्री पर्वतमाला, जो कि अपने महाराष्ट्र में स्थित है। वहां पर जो रोक कट गुफाएं की श्रृंखला स्थित है, वहीं पर ये गुफाएं हैं। ये महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है वहां पर स्थित है, और यहाँ से वाघोरा नदी निकलती है, अर्थात जो वाघोरा नदी है उसी के पास में यह गुफाएं हैं वो स्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि अजंता की गुफाएं हैं वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो आती है वाघोरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। और कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर स्थित है, वो सह्याद्री पर्वतमाला है, जो कि पश्चिमी घाट की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों अजंता की कुल गुफाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 29 गुफाएं थी, 29 गुफाएं थी, जो कि सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अजंता की गुफाएं हैं वो सिर्फ बौद्ध धर्म को प्रमोट करती है, यहाँ पर जो चित्र वगैरह मिलते हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कुल 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं, उनमें से 25 है वो विहार है,
विहार होता है, उनमें क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनका निवास स्थान होता था, इसलिए इन्हें आवासीय गुफा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर 4 चैत्य हैं। चैत्य का मतलब होता है जहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो विहारों में तो रहते थे, और चैत्य होते थे वहां पर भगवान की पूजा अर्चना प्रार्थना हॉल होता था, पूजा अर्चना करते थे। तो बताइए बौद्ध जो अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पर टोटल कितनी गुफाएं हैं? यहाँ टोटल 29 गुफाएं हैं, और सभी गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर 25 विहार है और 4 चैत्य हैं। इनका विकास है वो लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। आगे बात करें तो जो वाकाटक राजा थे जिसमें हरिसेन था, मतलब हरिसेन जो राजा था वो वाकाटक वंश का था, उसके संरक्षण में अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। तो पूछ लिया जाए कि कौन से राजा ने अजंता की गुफाओं को सपोर्ट किया था बनाने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं की हेल्प की थी, तो वो हरिसेना थे जो कि वाकाटक वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वाकाटक वंश का जो नाम आता है वो अजंता की गुफाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफाएं हैं उनके बारे में जानकारी जो चीनी यात्री थे, 2 चीनी यात्री, एक तो फाहियान एक हावेनसांग, उनके जो यात्रा वृत्तांत थे उनमें मिलता है। ये यहाँ पे फाहियान है और ये हवेंगसांग है। ये दोनों चीनी यात्री थे। इन्होंने बौद्ध की गुफाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है अपनी यात्रा वृत्तांत में। ठीक है, तो अगर अपन फाहियान की बात करें तो ये चीनी यात्री वो है, ये चीनी जी, ये जो बौद्ध धर्म की खोज करने के लिए ये लोग आए थे भारत में। और जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, लगभग 380 से 415 ईस्वी के बीच में। और हवेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय आया था, 606 से 647 ईस्वी की बात में। तो ये पूछ लिया जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। वहीं हवेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय भारत में आए थे। ये बौद्ध यात्री थे और चीनी थे जिन्होंने अजंता की गुफाओं के बारे में भी लिखा है। अजंता की गुफाओं की चित्र शैली के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो आकृतियां बनाई गई है वो फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके बनाई गई है। अर्थात जो फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके यहाँ पर आकृतियों को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर लाल रंग है उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो नीले रंग होते हैं वो अनुपस्थित है, नीले रंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो बौद्ध और जो जातक कहानियां होती है उनके बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए अब आपको कि अजंता की गुफाओं में कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर फ्रेस्को पेंटिंग जो तकनीक है उसका उपयोग करके आकृतियों को बनाया गया है। लाल रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है और नीले रंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। बुद्ध और जातक की कहानियों को यहाँ पर उकेरा गया है चित्रों के रूप में। दोस्तों जो अपना यूनेस्को है उसके द्वारा 1983 में अजंता की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में घोषित किया गया था, विश्व विरासत के रूप में कब किया गया था? 1983 में यूनेस्को के द्वारा। अब अपन चर्चा करेंगे एलोरा की गुफाओं के बारे में। दोस्तों एलोरा की गुफाएं हैं वो अपने पश्चिमी घाट पर स्थित जो सह्याद्री पर्वतमाला है महाराष्ट्र में वहीं पर स्थित है, जो कि अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो जो अजंता और जो एलोरा है वो इनके बीच में जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की है। तो ये सह्याद्री पर्वतमाला के आसपास स्थित है, दोनों महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाओं के बारे में बात करें तो टोटल 34 गुफाएं हैं, अर्थात 34 गुफाएं हैं यहाँ पर, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन गुफाएं हैं। वहीं एलोरा में ओनली बौद्ध गुफाएं थी, टोटल 29 गुफाएं थी जो कि सारी की सारी बौद्ध थी, जिसमें 25 विहार थे और 4 चैत्य थे। वहीं एलोरा में है वो 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 17 ब्राह्मण गुफाएं हैं, 12 बौद्ध गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। अर्थात इसमें क्या है कि जो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म है उससे संबंधित गुफाएं मिलती हैं। पूछ लिया जाए कि एलोरा की गुफाओं में कौन से धर्म से रिलेटेड गुफाएं मिलती हैं, तो यहाँ पर मिलती हैं ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, 3 धर्मों की गुफाएं मिलती हैं। दोस्तों एलोरा की गुफाओं के विकास की बात करें तो 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य जो विदर्भ कर्नाटक है और तमिलनाडु के जो यहाँ पर शिल्पी संघों के द्वारा इसका विकास किया गया था। ठीक है, इनकी शुरुआत है वो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उन्होंने की थी।
पूछ लिया जाए आपको एग्जाम में कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उनका विकास किस वंश के काल में हुआ था, तो वो राष्ट्रकूट वंश था जिन्होंने एलोरा की गुफाओं को सबसे ज्यादा विकसित किया और उसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया। आगे एलोरा की गुफाओं के विषय के बारे में बात करें, इसका विषय और स्थापत्य शैली है वो प्राकृतिक विविधता को दर्शाती है। दोस्तों 1983 में इसको भी यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, जब अजंता को भी 1983 में किया गया था और इन दोनों को साथ साथ में यूनेस्को हेरिटेज स्थल घोषित किया गया। दोस्तों यहाँ पर जो एलोरा की गुफाएं हैं, यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर कैलाश का मंदिर वो महत्वपूर्ण है, जिसका नाम हिमालय की जो कैलाश पर्वतमाला है के नाम पर रखा गया है। पूछ लिया जाए आपको जो कैलाश का मंदिर है वो कौन सी पर्वत गुफाओं में है, तो वो है अपनी एलोरा की गुफाओं में। ठीक है, कैलाश है वो इसकी संख्या जो कैलाश जो अपन मंदिर मिला है कैलाशनाथ की जो चित्र मिला है वो गुफा संख्या 16 में मिला है। और जो कैलाश पर्वत है वो हिंदू मान्यता है उसके अनुसार जो भगवान शिव है उसका स्थान माना जाता है। दोस्तों एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण बौद्ध जैन गुफाएं हैं, वो मध्य भारत में पैठण से उज्जैन जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। कौन से मार्ग पर? मध्य भारत में पैठण से जो अपन उज्जैन जाते हैं उस मार्ग पर अपन को एलोरा की जो बौद्ध ब्राह्मण और जैन गुफाएं हैं वो मिल जाती हैं। ये अपन ने चर्चा कर ली एलोरा और अजंता की गुफाओं के बारे में। अब अपना अगला क्वेश्चन है, वार्षिक उत्सव सार अमरतला टोरांगिया हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए ये उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा राज्य है जहां पर ये उत्सव है सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों यह उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है? दोस्तों वर्तमान दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस देश की महारत हो हासिल होगी आने वाले समय में ही वही विश्व का वर्ल्ड शक्ति का एक पावर देश बनेगा। इसके लिए वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है भारत के द्वारा इसके लिए मेजबानी की गई है। अगला क्वेश्चन है, गेलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताइए जो गेलेफू एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गेलेफू है वो अपने नेपाल भूटान चीन में से भूटान में स्थित है। कहाँ है ये? भूटान में स्थित विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सबरोदय महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? बताइए उज्जैन जयपुर वाराणसी में से कौन सा क्षेत्र है जहां पर जो अपना केंद्र है स्वर वेद महामंदिर इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हाल ही में जो अपने पीएम है नरेंद्र मोदी उनके द्वारा वाराणसी में यूपी में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुझे बताइए कि जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर सूरत भोपाल नई दिल्ली और मुंबई में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है मुंबई। यह मुंबई में स्थित है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अपना अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए भारत श्रीलंका चीन में से कौन सा देश है जिसको उसके सशस्त्र बलों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन काम करने के लिए गोल्डन आउल पुरस्कार दिया गया? यह पुरस्कार भारत को दिया गया। तो दोस्तों ये जो सशस्त्र बल जो उपयोग किया जाता है यूएनओ द्वारा भारतीय फोर्स का अच्छे खासे रूप से प्रयोग किया जाता है, इस फोर्स को दिया गया गोल्डन आउल पुरस्कार। ये यहाँ पर आप आंसर की देख सकते हैं जो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए उनके ये आंसर हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।